Good afternoon, everyone. If I'm audible, let me know. Let me know. Is it clear? Okay. I hope there's no noise in the audio. नहीं है अगर ऑडियो में नॉइस बहुत अच्छा. फाइन. सो टुडे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाऊंगा या लिखूंगा. फाइन. वॉइस मॉरी नैंसी बिल्लू पीयूष वॉइस क्लियर है या नहीं है? हेलो. वॉइस क्लैरिटी ठीक है. नॉइस काइंडली टेक्निकल पर्सन प्लीज चेक. नॉइज आ रही है कुछ बोलने पे. चेक कर लीजिए. वॉइस क्लियर है? ऑडिबल है? नहीं अभी नहीं. यू जस्ट टेल मी. स्विच ऑन द एसी. इज इट क्लियर नाउ? फाइन. नाउ क्लियर. लेट अस स्टार्ट प्लीज. वी डोंट हैव टाइम. टू मच टाइम. तो ये प्रैक्टिस सेशन है. फाइन. कुछ क्वेश्चंस हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट विल डू. राइट. सिंपल क्वेश्चंस. एंड देन विल मूव टू लिटिल हायर क्वेश्चन. मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिखूंगा सो दैट यू आर एबल टू डू इट फास्ट. इंजीनियरिंग एथिक्स इज मेनली कंसर्न विथ सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. तो इंजीनियरिंग एथिक्स इज मेनली कंसर्न विथ मॉरल इवैल्यूएशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन, लीगल इवैल्यूएशन, एथिकल इवैल्यूएशन. किस चीज का? तो इंजीनियर्स का. इंजीनियरिंग प्रोफेशन. राइट. विजुअल है. गुड आफ्टरनून. राइट नाउ योर टारगेट इज टू. कामराज थोड़ा सा एडजस्ट करो. एवरीबॉडी इज गेटिंग अ गुड साउंड. राइट. इफ यू आर हैविंग अ बिगर प्रॉब्लम देन लेट मी नो. अगर ऑडियो प्रॉपर आ रहा है तो फाइन. ठीक है. डोंट वरी. बिकॉज यू हैव स्टडीड एवरीथिंग. वी आर ओनली डूइंग क्वेश्चंस. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, हो सकता है मेरी वॉइस भी थोड़ी चोक है. पोल्यूशन ऑफ दिल्ली, यू नो दैट. राइट. और अगर कोई वैसा टेक्निकल डिस्टर्बेंस है तो लेट मी नो. अगर नहीं है तो इग्नोर कर दो. राइट. कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सिंगल चॉइस है. 30 सेकंड ज़्यादा है बट स्टिल चलो. लेट अस. व्हाट इज द आंसर? करेक्ट. नाउ आंसर हैज टू बी डी. हमने शुरू में भी पढ़ा कि अगर मॉरल और एथिकल एक साथ पूछे जाए तो मॉरल का सेंस हो जाएगा सब्जेक्टिव और एथिकल का सेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली इंजीनियरिंग एथिक्स एक रैशनल लॉजिकल साइंटिफिक एनालिसिस है ऑफ द एक्शन ऑफ इंजीनियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी. तो अगर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लिखी है तो चलो थोड़ी सी पर्सनल हो गई. राइट. एथिकल लिखी है तो वो पूरी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या पूरे सोसाइटी से रिलेटेड जो लॉजिकल जिम्मेदारी है. राइट. जो लॉजिकल इवैल्यूएशन है मॉरल है लेकिन वो कैसा है? लॉजिकल है. राइट. मॉरल तो पर्सनल भी हो सकता है. रिलीजन धर्म बहुत सारी चीज़ों में आ सकती है. राइट. तो सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस. रियली बैड. राइट. तो आंसर शुड बी दोज हु हैव गिवन डी. वेरी गुड. जिन्होंने डी बोला. फाइन. आंसर शुड बी राइट. क्योंकि अगर मॉरल एथिकल लिखा है तो एथिकल को चूज करिए. राइट. एथिक्स इज अ ब्रॉडर स्टडी. राइट. मोरालिटी जनरली उसका पार्ट ही. ये अंडरस्टूड है. सो आंसर शुड बी डी. सेकंड लिखते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव. यू डोंट राइट. यू जस्ट थिंक व्हाइल आई एम राइटिंग. इस टाइम को यूज करो ऑफ टू थिंक. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स इज. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ
Right? These are four options. Main objective of engineering ethics is to maximize production, maximize profit, maximize welfare, maximize ethical responsibility in engineers. Right? अब यहाँ पे थोड़ा सा दो options में competition है. Fine. Now you have to look at the options. Main objective of engineering ethics is to maximize profit, production, maximize profit, maximize welfare, maximize ethical responsibility in engineers. ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस है. It may seem little tough to many of you, but बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है, आप यूज करना. BCD, right? Obviously D is D. तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट तो इंजीनियरिंग एथिक्स का काम नहीं है, वो तो टेक्निकल जो आपकी ट्रेनिंग है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उसका काम है. तो ये तो फैक्ट्री प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लेकिन उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग एथिक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है. फाइन. तो ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, इसको हटा दें. तो ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता. राइट? मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑब्वियसली ये टारगेट नहीं है. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कहीं ना कहीं. राइट? लेकिन प्रॉफिट ही फोकस नहीं है. मैक्सिमाइज वेलफेयर बिल्कुल, दिस इज करेक्ट टू एन एक्सटेंट. मैक्सिमाइज एथिकल रिस्पांसिबिलिटी, आप इसको ऐसे सोचो, अगर आप एथिकल बन गए, इफ यू बिकम एथिकल, अगर आप एथिकली रिस्पांसिबल हो गए, अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ गया, मतलब अपना सेंस ऑफ जो रिस्पांसिबिलिटी है, राइट, आपने सही और गलत की पहचान की, उसके हिसाब से डिसीजन लिए, तो क्या होगा? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इज एथिकल रिस्पांसिबिलिटी. उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वेलफेयर. और अगर ये नहीं होता सिर्फ वेलफेयर लिखा होता, वेलफेयर आंसर होता ना. बट ये लिखा हुआ है कि भाई प्राइमरी फोकस क्या है इंजीनियरिंग का? टू मेक इंजीनियर्स एथिकल, मॉरल, रिस्पांसिबल, राइट, एंड व्हाट यू कैन से कंपेयर देयर डिसीजंस व्हाइल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. टू इवैल्यूएट देयर डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू क्या वो क्रिएट करेगा. ठीक है? तो आपको जो है मैक्सिमाइज एथिकल रिस्पांसिबिलिटी आंसर देना. ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन में, इज द मेन ऑब्जेक्टिव है, यस, द मेन ऑब्जेक्टिव है. तो एक कंपल्ट क्यों है? ये जानने के लिए कि क्या गलत कर सकता है, क्या गलत करता है, और क्या इसको हम सही कर सकते हैं. या एक इंजीनियर कॉन्शियस कैसे हो जाए कि वो गलत कर रहा है, सो दैट ही कैन एक्ट मोर रिस्पांसिबली, नॉट लीगली बट एथिकली ऑल्सो. ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग. ठीक है? मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उससे तो आपको कुछ पढ़ाता भी होगा. जब भी हम कोई कोई डिसीजन लेते हैं इंजीनियरिंग डिसीजन, न्यूक्लियर हो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पार्डन माय वॉइस, राइट, इट्स वेरी बैड. न्यूक्लियर डिसीजन हो, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना हो, फाइन, कोई और इंजीनियरिंग डिसीजन लेना हो, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए. ठीक है? अब एक प्रोफेशन है, मान लो कि एक इंजीनियर जो है वो आर्मी में काम करता है, इंजीनियर लड़ने नहीं जाता है, लड़ सकता है, बट इंजीनियर को एक कॉम्बैट की ट्रेनिंग थोड़ी बहुत दी जाती है, बट वो बेसिकली फाइटर नहीं है. हिमांशु, इज द वॉइस क्लियर और नॉट? हिमांशु, माय वॉइस इज स्टक, बट इफ देयर इज अ नॉइज, इफ देयर इज अ डिस्टर्बेंस, देन लेट मी नो. तो वॉइस थोड़ा सा चोक हो गया तो आप ये करो सेल्फ. राइट? आप समझ सकते हो सिवियर कैटेगरी में. तो यू सो इफ यू आर इनटू एन आर्मी प्रोफेशन, you're in army, आप ऐसे टेक्निकल रिसर्चर हो विद हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर प्रोसेस, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वेपन बना, आपकी कंपनी, फार्मा कंपनी, वो साथ के साथ कुछ ट्रायल भी करते हो, बायोलॉजिकल वेपन भी कन्वर्ट. तो हर प्रोफेशन में इंजीनियर्स हैं, वो किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे होंगे ऑक्यूपेशनल, आपने पढ़ा भी होगा, ऑक्यूपेशनल, जो भी उस ऑक्यूपेशन के साथ जो भी नेगेटिव्स आते हैं, जो भी उसकी एक थकान आती है, एक आत्मिक जो थकान होती है, नॉट जस्ट फिजिकल, फिजिकल एंड मेंटल, आपकी आत्मा पे भी एक थकान उसकी, राइट, वहाँ पे भी थकान. यू विल अंडरस्टैंड दिस. तो उसको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड. ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या है? जो भी डिजास्टर में जा रहा है, कोई कोल माइनिंग में जा रहा है, टनल्स बना रहा है, तो ये पता है कि भाई इसकी बड़ी बड़ी शिप्स तोड़ रहा है, तो कस्टस होते हैं, कस्टोसिस, ऑक्नोसिस डिजीज हो जाती है, बाजार है वो हो रही है. तो एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए, हर ऑक्यूपेशन के साथ कुछ ना कुछ उसकी बाजार, साथ कुछ प्राइस जो आपको ऐसे ही. तो ये ऑक्यूपेशन हो गया, वो उस काम के साथ रिलेटेड. राइट? इज इट ऑडिबल नाउ क्लियरली? सी दिस इज प्योरली दिस मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट दिस ऑडियो, बट कुछ रिले में इशू या नेट में इशू, नॉट हियर एट योर. एंड एक है मॉरल हैजर्ड. तो डॉक्टर इज डूइंग इट्स ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी, कटिंग समवन्स लेग, फाइन, और मे बी ट्रीटिंग समवन विद ऑल ऑनेस्टी, बट वो मर. इमेजिन करो आपके आपके एथिक जो मूल्य हैं, सोच है तो एक बहुत बड़ी, क्या मेरा प्रोफेशन, राइट? तो मॉरल हजार्ड ही एक का मॉरल चैलेंज तो इनको झेल मूवी. तो whenever you will design a product, you will create something, will be consequences, and these consequences will be on you because you have designed, right? If 50% words are not coming, फिर तो प्रॉब्लम है. Just give me one second. I request the technical person, please look into the voice.
Please, whoever is there, kindly look into the voice because you are not getting the voice properly. There may be some problem. आप kindly check कर लीजिए. Somebody, if it is there, someone, please check. Please check now. Is it audible properly? Kindly take your time and tell me, is it audible? अगर है तभी, वरना it's disturbing the class. Now is it clear? Are you sure? Right, we are discussing that every occupation comes with occupational hazard. Occupational hazard are the consequences which one has to pay being in that occupation. Okay, clear now? Right, kindly technical person, आप setting देख लिया पहले से बिल्कुल. Every day we are missing, I'm missing my time. ठीक है, कोई बात नहीं. आप एंड जो उसका मॉरल इम्पैक्ट होगा, एथिकल इम्पैक्ट होगा, राइट, उसके साथ कुछ उससे जुड़ी कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट. व्हेनेवर यू आर इन अ प्रोफेशन, उससे जो भी और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. एक मैंने कहा अगर आदमी लोगों को मरते हुए देखा तो आपको गिल्ट होगा. आप डॉक्टर हो, किसी का पैर काट दिया, कोई मर गया आपके हाथों के नीचे, राइट, आपको एक मॉरल गिल्ट हो जाएगा लाइफ में. आपके आप ऐसे प्रोफेशन में हो कि भाई कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा करना है, राइट, जो है कि भाई ये नेटिक्स का मॉरल स्टैंडर्ड या एथिकल स्टैंडर्ड तो सही नहीं. बट बिकॉज यू हैव टू हिमांशु फॉर अदर्स इट इज क्लियर. हिमांशु काइंडली चेक. बाकी लोग क्लियर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं. टू is the problem still there? Himanshu, Namika, you, all of you. Is the problem still there? Found अभी भी problem है. 20% words नहीं आ रहे. Okay. How are you calculating? Have you checked your internet connection? Is this problem with him or with everyone? I cannot keep doing this. या तो हम ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट, let them settle it, right? या फिर हम continue. Somebody saying sound is low, somebody saying all clear. Try changing the mic. Hello. Hello. Let me know why. Now. Sorry. Let me know now. The voice clear. I've changed the mic. Is it clear now? Somebody let me know. अभी audible है clearly? Was it clear? So moral hazard. Moral hazard means with your profession, right, with your action comes a lot of other aspects. तो quantify नहीं हो सकते, which are mentally, psychologically or ethically and morally impacting your life. You feel clear about it. You feel bad about it. Feel guilty about it. Conscience आपका बार-बार conscience, right? That keeps asking you कि तुमने गलत किया, लीगली सही किया, प्रोफेशन वाइज सही किया, लेकिन that's called moral. तो moral hazard क्या है? Moral hazard भी एक तरह का consequence है, impact है, right? आपके actions, आपके decision और आपके profession. तो हर occupation के साथ ये भी आता है और ये. बहुत सारे occupations का moral hazard impact कम है क्योंकि उनका influence समाज में या लोगों के बहुत कम, right? तो maximize ethical responsibility हर profession में पहला focus है. Yes, clear है पर voice low है, right? So we are, right? कच्चे में थोड़ा मीठा मिलाओ, फिर थोड़ा नमक डालो, थोड़ा सा पुदीना डालो, फिर is it low? Is it too low? I don't know what the sound engineers will do. So every profession has answer is. पता ही होगा आप लोग टेलीग्राम पे बहुत सारे हो, कर लो डाल दो. Join the Telegram. If you have doubts, we'll ask. We'll try to answer you, right? Also, I keep putting some lot of infographics डालता रहता हूँ time to time. मुझे लगता है. So भी if you are preparing civil services or even for years, but in general also,
full office, select cover just that is why I'm not able to concentrate. That's the problem. So you can do that. Right? Engineers must give priority to चीज़ें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सबसे मेन जो गोल होगा मुख्य गोल के लिए सबसे ऊपर क्या होना लॉयर्स इंटरेस्ट मैं इसको वाइट से लिख देता हूँ लॉयर्स इंटरेस्ट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट ओनली डी एबीसी ऑल ऑफ द अबव राइट तो इंजीनियर्स मस्ट गिव प्रायोरिटी टू एम्प्लॉयर सेफ इन क्लाइंट सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट सेफ पब्लिक वेलफेयर है कौन सा अब एबीसी लिखा है तो उसको 1 2 3 मान ऑप्शन से रखते हैं मल्टीपल चॉइस नहीं करते टू पुट 1 2 3 4 अब एबीसी आंसर शुड बी डी और 3 ऑल ऑफ द अबव ओनली ए एंड डी वाई ओनली एबीसी आंसर शुड बी आंसर होना चाहिए राइट बिकॉज ऑल आर इंपॉर्टेंट हाउ शुड गिव प्रायोरिटी टू तो प्रायोरिटी उसको एम्प्लॉयज इंटरेस्ट भी प्रायोरिटी देना जिसकी नौकरी कर रहा है जिसका काम कर रहा है जिससे उसका लाइफ चल रही है प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू वंस जॉब इक्वली एंड इंपॉर्टेंट और एथिकल बेसिस राइट फॉर इंजीनियर टू वर्क राइट अदरवाइज वो काम करेगा क्यों तो अगर वो एम्प्लॉय को ही अपनी वैल्यू नहीं देगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू नहीं देगा तो काम कैसे करेगा दूसरा ऑब्वियसली पब्लिक वेलफेयर ऑर्डर ये तो इंपॉर्टेंट है ही सबसे राइट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बिल्कुल दिस इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट यू आर वर्किंग फॉर पीपल यू आर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर होम आप ऑर्गेनाइजेशंस को right, आगे कैसे बनाओगे जब तक क्लाइंट सेटिस्फैक्शन या सिटीजन सेटिस्फैक्शन का काम नहीं राइट प्रोडक्ट सेफ्टी डेफिनेटली आप प्रोडक्ट बना रहे हो एक कॉस्ट लगी है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है उसके साथ उस प्रोडक्ट के बेसिस पे कंपनी आगे प्रॉफिट कमाएगी या कंपनी का सर्वाइवल होगा और इतने सारे लोगों को नौकरी मिलेगी ये फैक्ट है कि उसकी इंपॉर्टेंस है ये व्यू प्रोडक्ट सेफ्टी हमें नहीं बोला सिर्फ प्रोडक्ट सेफ्टी जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसकी सेफ्टी उसकी रिलायबिलिटी उसकी यूटिलिटी राइट वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंजीनियर तो यू कैन नॉट से इसमें से कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट अगर प्रायोरिटी लिस्ट बने तो ये सबसे राइट तो शायद ये होगा फिर शायद क्लाइंट सेटिस्फैक्शन फिर एम्प्लॉयज इंटरेस्ट लेकिन ये कोई ऑर्डर परमानेंट नहीं राइट डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है तो आपका प्रोडक्ट इतना खतरनाक है कि पूरी जनरेशन पहले प्रोडक्ट सेफ्टी राइट बट इन एनी केस नो रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट एथिकल होगी चाहे आप इसके लिए काम करो इसके लिए लेकिन वहाँ पे जो सेंस है उस काम को करने का वो है कि मैं एथिकल हूँ मैं सही करूँ मैं गलत नहीं दिस जैसे हम एक एग्जांपल देते तो आपको एरिस्टोटल है एरिस्टोटल ने बहुत इंटरेस्टिंग फोकस किया एरिस्टोटल बट सॉक्रेटिस इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ प्लेटो और सॉक्रेटिस मॉडर्न जो एथिक्स के फादर कांट हम करेंगे मैनुअल कांट एरिस्टोटल भी माना जाता है फेमस कंट्रीब्यूटर है फिलोसोफर है तो हर चीज पे उसने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर्पस ऑफ लाइफ क्या व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है यूपीएससी बिहेव्स लाइक अरिस्टोटल पर्पस गुड लाइफ का मतलब क्या है मैं इसको लिंक कर रहा हूँ वर्चुअस लाइफ मींस वॉइस इज थिंग just wait just check once try to check once again now watch वो एक बार देखो you are saying it's slipping
इज इट अभी अभी भी लग रहा है वर्स क्लिक कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है Prince Kumar is it still the voice is still low the voice still getting slipped right some words are not clear क्या अभी भी ये प्रॉब्लम है वॉइस इज लो ओके लेट्स स्टार्ट अगेन अभी क्या है सिचुएशन अभी भी लग रहा है आपको कुछ है प्रॉब्लम स्विच ऑन दी एसी आई एम स्पीकिंग लाउडली नाउ यू टेल मी क्या अभी लग रहा है सब टेक्निकल टीम से मेरी बात हुई बोली सर हमारे एंड पे आवाज़ ठीक आ रही है तो इधर आपके ऐप से कुछ इशू हो रहा है आई डोंट नो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी प्रॉब्लम शायद मुझे नहीं पता होगी ये प्रॉब्लम मेरे लिए डिफिकल्ट है बता अभी ठीक लग रहा है इज इट मैनेजेबल नाउ आप मुझे बताओ मैनेजेबल है आवाज़ पूरी आ रही है सब क्लियरली आ रहे हैं अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी तो एरिस्टोटल फिलोसफर जो है ही टॉक्स अबाउट गुड लाइफ एरिस्टोटल कहता है गुड लाइफ जो है लाइफ का पर्पस है गुड लाइफ क्या है तो वर्चुअस वर्चुअस क्या है जो सही के लिए है राइट गलत से विच वर्क्स फॉर गुड थिंग्स नॉट राइट दैट इज कॉल्ड वर्चुअस लाइफ जो सत्यता निष्ठा अखंडता राइट इंटीग्रिटी प्रोबिटी ऑनेस्टी ह्यूमैनिटी के लिए जो लाइफ जी राइट तो एरिस्टोटल बोलता है कि वर्चुअस लाइफ को अचीव कैसे करें तो वर्चुअस लाइफ को वो एक टर्म देता है गुड लाइफ को कि पर्पस ऑफ लाइफ इज गुड लाइफ व्हाट इज गुड लाइफ वर्चुअस लाइफ मूल्यों के साथ जीजिए राइट नैतिक पर्पस के लिए वो एक वर्चुअस वर्चुअस आप जानते हैं सद्गुण वैसे जो है अवगुण सद्गुण ज्यादा होने चाहिए नैतिक गुण ज्यादा होने चाहिए और अवगुण तो ही यूजेस द टर्म वो टर्म देता है बेटे का नाम था अरिस्टोटल जो है टर्म देता है टू मेक एग्जाम में अगर पूछा जाए सिंपल निको मेकियन एथिक्स क्या है promoted by Aristotle and the idea is of good is a good life virtuous fine आप जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो जब आप इंजीनियरिंग एथिक्स के लेंस से ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है एक गुड लाइफ लाइफ नॉट इन द सेंस ऑफ लिविंग एक ऑर्गेनाइजेशन की भी एक लाइफ का भी ऑब्जेक्ट राइट एक एम्प्लॉय जो उसमें काम करता है उसके puzzle है, उसके पर्सनल नीड्स भी और ऑर्गेनाइजेशन के अपनी इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाए right? जहाँ दोनों के ऑब्जेक्टिव या गोल्स फुलफिल हो जाए उसको हम बोल सकते हैं बैलेंस राइट अप्रोच एंड ये दोनों कहीं ना कहीं किसी एथिकल और मॉरल फ्रेमवर्क में फिट होने नीड ट्रस्ट राइट सेल्फ इंटरेस्ट मटीरियलिज्म ताकि उसके बेसिस तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि क्या ये भी इंपॉर्टेंट है और क्या ये भी इंपॉर्टेंट है डज नॉट मीन सिर्फ पब्लिक वेलफेयर ही इंपॉर्टेंट अगर पब्लिक वेलफेयर और एम्प्लॉयर इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पब्लिक वेलफेयर बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं
विरोधाभास नहीं है, there is no contradiction in them, there is no dilemma between them, then public and employees come together. This you should. अब इसी का एक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको आगे बढ़ा दूं। तो ये पहले याद रखो, निकोमेकियन एथिक्स दिया अरिस्टोटल ने। इसका पर्पस है गुड लाइफ, वर्चुअस लाइफ, अच्छे गुण, सद्गुण होने चाहिए, अवगुणों को खत्म। एथिक्स बोलता है, कॉन्सेप्ट देता है, प्रिंसिपल, सिद्धांत है भाई। प्रिंसिपल ऑफ, ये आप रिमेंबर करो क्योंकि ये दोनों हमने एक साथ किया कि दोनों सही है, क्योंकि सही है उसका रीजन। प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, स्वर्ण मध्यमा, स्वर्ण मध्यमा, समथिंग राइट, समथिंग व्हिच इज कॉल्ड गोल्डन मीन। ये गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अरिस्टोटल। का सेंस क्या है? अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, ग्रीडी, प्रॉफिट इज नॉट ग्रीड, प्रॉफिट इज नीडेड। तो ग्रीड क्या है? वो अवॉइड करो, right? लेकिन ओवर दानवीर बनना भी गलत है, क्योंकि फिर आपको तो सिचुएशन आ जाओगे जहां आपको किसी के दान की जरूरत पड़ जाएगी। तो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो, एक्सट्रीम बिहेवियर्स आर नॉट गुड, राइट? व्हाट यू मीन समवेयर इन बिटवीन। आप ये लॉजिकली प्रतीत होता है, किससे रिलेट करता है? तो बुद्धिज्म में ये जो है मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। The middle path in Buddhism, which again tries to say avoid extremes, right? Extreme sorrow, extreme pain, extreme happiness, नहीं, extreme joy नहीं, balance, personal organization, balance, profit, public interest, balance, welfare, safety and employees interest, balance. तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना हमेशा बेहतर होता है। अगर जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, राइट, देन ऑब्वियसली यू मेक अ डिसीजन व्हिच इज मोर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड, ठीक है, राइट? दिस यू हैव अंडरस्टूड। ये किसने दिया? अरिस्टोटल। ये किसने दिया? अरिस्टोटल। ये किसने दिया? बुद्धिज्म से आया, राइट? बुद्धिज्म का जो मिडिल पाथ है, अरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन है, वो सिमिलर है। इसलिए आप 4 पेज पढ़ो, छोड़ दो, देयर इज नो नीड। लॉजिक इफ यू अंडरस्टूड, इट डजंट मैटर, राइट? those 4 pages will have the same logic. We have just converted those 4 5 pages into 2 3 lines with basic concept. Have you understood? ये आपको समझ में आ गया? Shall we go to the next question? Are you able to understand? Is it clear? No. This part is clear. Let's take up another. Who amongst the following gave the concept of theory of justice? Siddhartha. Who amongst the following gave the concept of theory of justice? Jeremy Bentham, Jess Mill, John Locke, John Rawls. Fine. आपका टाइम हो गया। What is the correct answer? The correct answer is Bentham and Mills ने दिया यूटिलिटारिanism, Locke ने दिया virtue ethics, right? Yeah. Princely that was सद्गुण ethics का concept, right? And John Rawls ने दिया basic theory of justice. 25% have written John Locke. And this we have already studied John Rawls theory of justice, जिसमें concepts like veil of ignorance, आंखों पे जो पट्टी होती है न्यूट्रलिटी की, राइट, पक्षपात ना हो, बायसनेस ना हो, और ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम उस पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चले जाएं तो हम कोई भी कुरीतियां नहीं देखते हैं या कोई भी कुरीतियां हमें नहीं पता होती, तो वी कैन टेक द बेस्ट एंड फेयर का आंसर होना चाहिए। लेट्स टेक कोड ऑफ कंडक्ट, डिफरेंट फ्रॉम्स कोड ऑफ एथिक्स, राइट? कोड ऑफ कंडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स एज, तो हमारा सेंटर कोड ऑफ कंडक्ट इज कोड ऑफ एज इज लीगल और effective
objective. Copy. Read it properly. Read it properly. Fifth time. Code of conduct is different from code of ethics as it is legal and not voluntary, subjective and not objective, subjective and not subjective. It is based on company and organizational goals, not personal. Yeah. Goals in- yeah. D, please do it. Take your time and do it. ये question exactly. D, D, right? Poll. I don't know. First you read the question. The options are 1, 2, 3, 4. Stop ABC. Every given 45 seconds. Do it properly. Don't make mistake. Read it again. 45 seconds. Let's see the option. Only A and B लीगल है, नॉट वॉलंटरी, बात सही है। सब्जेक्टिव है, नॉट ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल गलत है, right? क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं, राइट? वो लॉ पे बना हुआ है, उसका पर्पस है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे, डिसिप्लिन करे, लोगों को कंट्रोल करे, तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, राइट? वो अपने पर्सनल या सब्जेक्टिव वे में कैसे बनेगा? तो ए इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, सी इज करेक्ट, राइट? इट इज बेस्ड ऑन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड नॉट पर्सनल गोल्स, बिल्कुल सही है। वो आपके किसी पर्सनल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए नहीं बनाया जाता, जबकि वो यूनिवर्सल सार्वभौमिक सबके लिए बनाया जाता है। ये यूनिवर्सल रूल्स और रेगुलेशंस है, राइट? जिससे हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल होगा या उसके ऊपर ये फॉलो किया जाएगा या इंपोज किया जाएगा, जो भी आप बोल सकते हो। तो आंसर शुड बी ए, सी। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन ऑल द आंसर्स, वेरी गुड, बट आई गिव यू टाइम टू रीड, इसीलिए ये आंसर बिल्कुल सही। फाइन, गो बैक एंड अगेन रीड क्यों ऐसा बोला गया। आंसर हैज टू बी करेक्ट। फाइन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 6, सिंपल क्वेश्चन है, गाइस नॉट राइट ऑल द ऑप्शंस। असर्शन रीजनिंग आपको पता है, एबीसीडी क्या? इंजीनियरिंग एथिक्स रिक्वायर्स इंजीनियर्स टू बी मॉरली, एथिकली, सोशली, कोई गलत नहीं है, आप इसको पढ़ो, देखो सही है। फाइन, these are two statements, one is assertion, one is reasoning. इंजीनियरिंग एथिक्स रिक्वायर्स इंजीनियर्स टू बी, सही है नहीं है इंडिविजुअली आपको देखो। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पहले दोनों स्टेटमेंट्स पहले पहले रीजनिंग मत निकालो, बिकॉज समहाउ योर ब्रेन विल से कि नहीं निकाली। दैट इज व्हाट द यूपीएससी टूल्स यू, बिकॉज इट नोस दिस इज हाउ एन एवरेज और इवन 99% 99.9% ह्यूमन बीइंग्स विल थिंक, दिस इज हाउ विल थिंक। इसी तरह इसको फिट करो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप टेक आउट बोथ बट रीड बोथ द स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली एंड सी कि भाई ऑप्शन आपको पता है, ए बी सी डी ऑप्शन है, लाइन में लिख देता हूँ भाई, ऑप्शन क्या होते हैं।
These two, A and R are independently. R explains कि पहला A हो. You understand? Know these options. A और R दोनों independently सही और R explain करता है ये reason. A and R are independently, but R is not. दोनों सही है. A is true. चौथा A is false. Very good blunt option याद है बहुत अच्छा फिर याद है. चौथा let's see which because you think about the option right. A and R are true means A and R are independent, but R does not. C, right? A is true. False. अब हम इसको करें आंसर. 30 seconds. What should be the correct answer? A should be the answer. Okay? बट मैं आपको बता दूं बी भी सही है गलत नहीं. यही यहाँ पे डायलेमा होता है यूपीएससी. वो जो आंसर की देते हैं उसमें कई बार आंसर सही नहीं होते. हम जो देते हैं उसमें वो भी सही या दे डोंट मैच. आंसर ये है बिल्कुल लॉजिकली सही है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंजीनियरिंग एथिक्स रिक्वायर्स इंजीनियर्स टू बी मॉरली एथिकली एंड सोशली रिस्पांसिबल. बिल्कुल सही है करेक्ट. इंजीनियरिंग प्रोफेशन हैज अ स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस इन. अब इसको देखा जाए कि इंजीनियरिंग एथिक्स रिक्वायर्स बिकॉज इंजीनियरिंग प्रोफेशन हैज अ स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस इन. अब इसको रिवर्स करो. इंजीनियरिंग प्रोफेशन हैज अ स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन and that is why engineering ethics requires engineers to be more think that either of these is incorrect. Both are correct. If I switch this here and I switch this here, fine, then also it is correct. Are you getting? तो जब यूपीएससी में ऐसा हो कि दोनों स्विच करने पे लगे कि ये तो सही तो ऑप्शन ए. So that is how they give the answer. बट अब इसको रियलाइज करो सी इफ यू रीड इट दिस वे मेरा इमेज ले लो तो भी ये सही है. हमेशा एक बार ये ट्राई कर लेना. Right? In practice, I'm not saying exam, you won't have that percent. But see, engineering profession has a strong impact on governance in this country, and so engineering ethics requires engineers to be morally ethical. Right? That is why I gave you this question. क्योंकि ये क्वेश्चन में दोनों assertion reasoning दोनों कुछ भी कर दो प्लेस तो भी सेंस नॉलेज. आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस. तो इस पे ध्यान रखना हमेशा. ऐसा अगर होता है एग्जाम में तो ये ऑप्शन. फर्स्ट स्टेटमेंट. Micro ethics deals with सूक्ष्म नैतिकता. Micro ethics deals with ethical issues that affect an engineer's personal life. Pragmatic ethics deals with क्वेश्चन आप देख लीजिए फिर से. Micro ethics deals with ethical issues that affect an engineer's personal life. Assertion. Reasoning. Pragmatic ethics deals with those व्यवहारिक नैतिकता में पढ़िए. Right? Those issues that cannot be defined in absolute sense and are prone to social impact. Read it properly. पोल कर लेते हैं. ऑप्शन आपको बताइए ABCD में से कोई आपको देना. फाइन. आपको 45 सेकंड्स में देता हूँ. टाइम लो. चूज करो. रीड करो. आंसर दो. यहाँ पे ए इज करेक्ट. क्योंकि जनरली पर्सनल स्फीयर को या छोटे स्फीयर को जो इफेक्ट करते हैं उनको माइक्रो एथिक्स बोला जाता है. राइट? जो रोजमर्रा की चीजों पे हमारी पर्सनल इशू से राइट हमारा रीजन है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं और वहाँ पे भी मॉरल क्वेश्चंस मौजूद होते हैं. उसको माइक्रो एथिक्स. इवन इंजीनियर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जो बहुत क्लोज बहुत क्या बोल सकते हैं बहुत लिमिटेड या सीमित दायरे में लिमिटेड बाउंड्रीज में इन चीजों को डील करता है एट पर्सनल लेवल उसको हम माइक्रो एथिक्स कह सकते हैं. मैक्रो एथिक्स इज ब्रॉडर प्रॉब्लम ब्रॉडर टेरिटरी ब्रॉडर इशू. तो पहला सही है. दूसरा स्टेटमेंट प्राइमेटिक एथिक्स क्या है. व्यवहारिक नैतिकता हम क्या बोलते हैं.
कि जहाँ पे हम नैतिकता के प्रिंसिपल या किसी रूल को, किसी नियम को, किसी थियरी को प्रॉपर्ली क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रैग्मेटिक एथिक्स डील करता है डे टू डे चीज़ें। जो समाज में जो भी चेंज हो रहा है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, राइट? जैसे कि यूथनेशिया, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, या फिर सरोगेसी हो गया, राइट? फीमेल फीटिसाइड, फेटिसाइड, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, राइट? जो ऑब्वियसली नैतिक है, अनैतिक है, ये कुछ फ्रेमवर्क पे फिट होते हैं, राइट? लेकिन उनका एक एब्सोल्यूट आंसर तो प्रैग्मेटिक एथिक्स डील करता है के हिसाब से। और फिर उनका कोई एब्सोल्यूट एक्सप्लेनेशन, वो हमें इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट, नॉट कंक्लूड। तो प्रैग्मेटिक एथिक्स हमें हेल्प करता है समझने में कि जो भी थियरी लिखी है, जो आइडियल प्रिंसिपल्स हैं, वो एज इट इज अप्लाई नहीं रियल वर्ल्ड में। आंसर इसका क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, बट आर इज नॉट एन दोनों इंडिपेंडेंटली। So many of you have correct or the answer. Most of you have given the correct. Those who have not given it, kindly look into it. A false होगा सुजीत, तो false. माइक्रो एथिक्स, माइक्रो एथिक्स एक टर्म हमने यूज किया जो एक इंजीनियर के अपने बहुत लिमिट जो डायरेक्टली उससे अफेक्टेड है वहाँ पे। जैसे एक इंजीनियर की चॉइस ऑफ फूड फॉर तो सही कह रहे हो कि भाई वो फूड और ये तो मोरालिटी में है। लेकिन बेसिक प्रीमाइस तो क्या हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि मोरालिटी और सोर्स देखिए, दोनों के पीछे का लॉजिक तो सेम है, हम उनको अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। ए फॉल्स नहीं होना चाहिए। ए इज बेसिकली रिलेटेड टू का जो पर्सनल दायरा है, जहाँ तक उसके डिसीजन का इम्पैक्ट तक हो सकता है, या उसकी की हुई चीजें जनरली उस तक इम्पैक्ट कर सकती है, या उसके बहुत छोटे लिमिटेड में कर सकते हैं माइक्रो। लेकिन इंजीनियर का डिसीजन अगर समाज को या किसी भी ह्यूमन और एजेंट को इस बड़े स्केल पे इम्पैक्ट होता है एथिक्स। वो इशू, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो एक आदमी डिसीजन लेने या मेकिंग तक लिमिटेड नहीं है, पहली बात। और वो एक इंसान के बस की बात। ऑल इंजीनियर्स पर्सनल लाइफ है ना, बिल्कुल करेक्ट है, पर्सनल लाइफ, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता? ऑडियो अभी भी प्रॉब्लम है, ऑडियो स्टिल प्रॉब्लम, इज ऑडियो प्रॉब्लम, स्टिल ऑडियो इज प्रॉब्लम। इज इट क्लियर और इज इट अ प्रॉब्लम? फाइनली मुझे गिव मी द फाइनल आंसर। माइक्रो एथिक्स डील्स विद अफेक्ट्स इंजीनियर्स पर्सनल लाइफ, बिल्कुल सही है, गलत नहीं। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स पर्सनल लाइफ लिखा है, पर्सन की नहीं है भाई, राइट? अंडरस्टैंड? हम जो वर्ड यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि आईएएस की जिंदगी कैसी होती है, आईएएस भी इंसान होता है। जब आप कलेक्टिव वर्ड यूज कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन।
हेलो हेलो, लेट मी नो इज इट ऑडिबल नाउ? नहीं होगा तो फिर हमें एक क्लास करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो नाउ टायर्ड विथ हेलो हेलो हेलो। ओके, आई एक्सप्लेन, डोंट वरी। इज इट ऑडिबल नाउ? इफ इट इज ऑडिबल क्लियरली तो आई एक्सप्लेन। क्यों लिखा है? लेट मी स्पीक फॉर सम टाइम। इफ इट इज ऑडिबल, नॉइज नहीं है, क्लियर है तो प्लीज बताओ ताकि हम कंटिन्यू करें, अदरवाइज मेरा फ्लो भी ब्रेक हो रहा है। फाइन, आई वाज हैविंग वेरी बैड थ्रोट, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। फाइन, क्योंकि मुझे मजा आता है पढ़ाने में। आई ऑल्सो एंजॉय दिस प्रोफेशन एंड योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। नाउ ऑडिबल है क्लियरली? ठीक है, क्यों लिखा है क्लियरली? माइक्रो एथिक्स डील्स विद एथिकल इश्यूज दैट अफेक्ट एन इंजीनियर्स पर्सनल लाइफ। बिल्कुल सही है कि आप यहाँ पे प्रोफेशनल लिख दो, तो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल राइट। ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी एथिकल इश्यूज होते हैं कि नहीं होते? लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के जो एथिकल इश्यूज हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में भी इंपैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन कहाँ तक करेंगे? कहाँ तक करेंगे? राइट, बहुत लिमिटेड डोमेन तक करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने वो वर्ड यूज किया वहाँ पे, और वो सही है। क्योंकि जब हम पर्सनल बोलते हैं, राइट, अब जैसे उसका प्रमोशन होना है तो वो क्या है? पर्सनल का मतलब यहाँ पे सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ नहीं हुआ, राइट। प्रमोशन होना है इंजीनियर का, तो वो किस तक रिलेटेड है? एक इंजीनियर तक रिलेटेड है, राइट, वो सब तक रिलेटेड नहीं है। तो कौन इफेक्ट हो रहा है उससे? ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हु इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इट? द इंडिविजुअल। तो अगर मैं इसको इंडिविजुअल लिख दूं तो भी बहुत सही है, तब एग्जैक्टली सही है। ठीक है, लेकिन पर्सनल भी लिखा है तो हम उसको इंडिविजुअल मान सकते हैं कि भाई कौन इफेक्ट हो रहा है इससे? आप हो रहे हैं, राइट, ना कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन। जबकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपको सैलरी नहीं मिली, तो क्या आपका पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जो भी प्रोफेशनल चीजें भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उससे भी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती हैं, राइट। पर्सनल लाइफ होती है, उसमें भी प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट होती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? उसका दायरा बहुत लिमिटेड होता है। यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाई दैट वर्ड हैज बीन यूज्ड। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि एग्जाम में ऐसे ट्रैप्स आते हैं और आपको लगेगा पर्सनल गलत है, गलत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई इसका इम्पैक्ट, इसका डोमेन, जो इसका दायरा है वो क्या है? वो उस इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड है, या उससे थोड़ा सा आसपास, उसके बियॉन्ड नहीं। उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, उससे समाज को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, राइट, इमीडिएटली डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अभी वॉइस क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? मैं चिल्लाऊं थोड़ा और, ये इतना ठीक है? तो आंसर शुड बी व्हाट? बी सही आंसर है। हाँ, लेकिन अगर जिसने बोला प्रोफेशनल, बिल्कुल वो भी वर्ड सही है, लेकिन उसकी जगह पर्सनल की जगह इंडिविजुअल लिख सकते थे, ज्यादा करेक्ट होता। लेकिन पर्सनल जानबूझ के लिखा गया सो दैट आप कंफ्यूज हो, राइट। वी आर प्रैक्टिसिंग दिस, ये फाइनल एग्जाम में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चन पूछने की, और यूपीएससी इसका आंसर सही देगा, बी ही देगा। इज इट ऑडिबल नाउ क्लियरली? अभी कोई प्रॉब्लम है, नॉइस है, ब्रेक है, कुछ है, नहीं है तो हम करें, वी कैन कंटिन्यू। शुड वी कंटिन्यू फर्दर? ओके सुजीत, इज इट क्लियर? शुड वी कंटिन्यू? फाइन, इज इट क्लियर? नो। विजिल ब्लोइंग रेफर्स टू, नाउ दीस आर फोर ऑप्शंस। Whistleblowing refers to highlighting corruption in the society, highlighting corruption in one's organization, to act as per integrity even at one's personal risk, to highlight issues of impropriety in one's organization or system at the cost of personal risk. Fine. Try solving this question. Yesterday only we have studied. Fine. Hope you have done. आंसर क्या है? ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। सी और डी में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, कौन सा ज्यादा करेक्ट है? डी ज्यादा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी क्या होता है? अनएथिकल चीजें, राइट। करप्शन, ब्राइबरी, और भी मॉल प्रैक्टिस, मिस यूज, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो पहला सोसाइटी में अलर्ट करना वो भी विजिल ब्लोइंग है, ऑर्गेनाइजेशन में करना वो भी विजिल ब्लोइंग है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में हाईलाइट करना करप्शन एट पर्सनल रिस्क, विजिल ब्लोइंग। इम्प्रोप्राइटी इज अ बिगर टर्म। इम्प्रोप्राइटी मतलब जो भी चीज अनएथिकल हो,
So answer should be D. सारी सही है. D most of you have given. Very good. That's the answer. Right? Otherwise all are correct. So highlighting corruption in society ये भी whistleblowing. Highlighting corruption in one's organization ये भी है. To act as per integrity बिल्कुल सही integrity के साथ काम करना at personal risk. Right? अब इसको डायरेक्ट whistleblowing तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ये भी एक एस्पेक्ट है whistleblowing का कि आप पर्सनल रिस्क पे काम कर रहे हैं इंटीग्रिटी के साथ. इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खुद को डेंजर में डाल के वो कर रहे हैं जो सही. तो whistleblowing का सेंस वही होता है. सिर्फ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग डूइंग. करेक्ट. टू हाईलाइट इश्यूज ऑफ impropriety. Impropriety मींस समथिंग अनएथिकल. राइट. कुछ भी अनएथिकल जो है जो कि सही नहीं है या लॉ के हिसाब से या किसी भी एथिकल प्रिंसिपल के हिसाब से ईमानदारी के हिसाब से इंटीग्रिटी के साथ कुछ भी जो ऐसा गलत है जिसको हाईलाइट कर रहे हो और उसमें पर्सनल रिस्क इन्वॉल्व है. राइट. दैट इज whistleblowing. तो whistleblowing एक नॉर्मल एक्ट नहीं है. आंसर शुड बी डी. दो आई एम सेइंग ऑल आर करेक्ट. सब सही है विद आंसर डी ज्यादा सही है. ठीक है. लेट्स टेक वन मोर असर्शन एंड रीजनिंग. Now the question is simple, but still it is very confusing. All professions carry a duty of moral obligation. हर प्रोफेशन में, राइट, बाकी टेक्निकल लीगल तो है, बट हर प्रोफेशन में, फाइन, जो उसकी दक्षता है, जो उसका प्रोफेशन है, उसमें कहीं ना कहीं एक मॉरल, एक नैतिक ऑब्लिगेशन होती होती है. फाइन, किसी भी चीज को हम एक प्रोफेशन, एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशन नहीं कर सकते until unless उसमें मॉरल ऑब्लिगेशन. पहला स्टेटमेंट सही है नहीं है. दिस यू हैव टू थिंक. प्रोफेशनल्स आर नॉट लेमैन एंड हैव एक्सपर्टीज इन द एरियाज ऑफ वर्क. जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो लेमैन नहीं है, वो कोई भी साधारण लोग नहीं है और वो एक स्पेशलिस्ट है. वो अपने एरिया ऑफ वर्क में, राइट, उनका एक स्पेशलाइजेशन है, एक यूनिकनेस है, उनकी एक एक्सपर्टीज है. वो जो दक्षता है उनकी, राइट, वो उनको यूनिक बनाती है और उस यूनिकनेस की वजह से उनके ऊपर कुछ ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं. अब आप ये बताओ कि ये ए और आर सही है या नहीं. ठीक है. क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग शॉट है. लॉन्ग शॉट का मतलब है कि हमने इसको इनडायरेक्टली थोड़ा समझा. सो आप इसको डायरेक्टली से कोरिलेट कर सकते, आपको डायरेक्टली भी सोचना है थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा सेकंड लेयर पे जाना है आपको. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ए बी सी डी में से, राइट? यू थिंक एंड टेल मी. टेक योर टाइम. फाइन, व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर शुड बी ए एंड बी हैव गॉट सिमिलर. क्यों भाई? व्हाई इज बी? अभी भी हम डिस्कस, आप इसको करो. ऑल प्रोफेशंस कैरी अ ड्यूटी ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन. क्यों? व्हाई प्रोफेशंस कैरी अ ड्यूटी ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन? बिकॉज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज दैट प्रोफेशनल्स आर एक्सपर्ट्स. राइट. वो चीज उनके द्वारा ही की जाएगी. तो जिसके पास भी ये दक्षता, दिस एक्सपर्टीज, दिस स्पेशलाइजेशन somebody has, that he will be the one who will be able to perform that task, right, and no one else. And so obviously every professional who is a skilled person, and a lot of factors depend upon him, lot of lives depend upon him, he has to have moral obligation. Why? Because he is an expert, he is a professional, he is a specialist. तो उसके अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी ही होनी है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. तो जिसकी भी एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी या प्रोफेशनलिज्म जिसके अंदर भी होगा उसमें ऑटोमेटिकली क्या आएगा? एक मॉरल ऑब्लिगेशन आएगा ही आएगा. तो आप ये सही बोल रहे हो कि आप इसको रिवर्स करोगे तो भी लगेगा सही है, बट ये ए इज करेक्ट. राइट. ए इज करेक्ट. राइट. बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज ही हैज मॉरल ऑब्लिगेशन. राइट. देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हिम. तो जिसके अपने काम पे मोनोपोली हो, उसकी सोचो कितनी बड़ी ऑब्लिगेशन होगी मॉरल. राइट. तो कोई उसका अल्टरनेट नहीं बन सकता, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता और उसके बिना वो काम हो नहीं सकता. तो अगर ऐसा भी अनप्रोफेशनल, अनएथिकल, इमोरल हो तो क्या हो जाएगा? आप ही सोचो. राइट. गुड. राइट. लेट अस नाउ, ठीक है, कुछ हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने. ठीक है. अब यहाँ पे फिर अगेन विल डू सम क्वेश्चन. राइट. वी हैव डन ऑलमोस्ट 8. लेट्स डू मोर क्वेश्चंस. ठीक है. I'll share you the PDF to you. What is meant by normative ethics? क्या है normative ethics? ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर भी दिया मैंने, but I'm just giving you this in the format of a question. Right? What is normative ethics? अब बताओ क्या है normative ethics? Right? Normative ethics is the prescriptive branch of ethics that discusses the content of ethics. What ought to be? Right? क्या होना चाहिए? तो कुछ कंटेंट मैंने आपके क्वेश्चन के फॉर्म में डिजाइन किया. ठीक है. क्या होना चाहिए? What ought to be? तो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिंसिपल्स बनाता है, जो हमने पढ़ा है कि भाई ये होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है. तो हमारा एक मानदंड, एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क क्रिएट करता है नॉर्मेटिव एथिक्स. उसका कंसर्निंग है सिद्धांत बनाना, जिससे हमें पता चल सके क्या सही क्या गलत है. राइट. तो वर्चुअल एथिक्स हो गया, डिओंटोलॉजी हो गया, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म हो गया, जो भी ये प्रिंसिपल्स बने वो इस ब्रांच ऑफ एथिक्स में डेवलप किए गए. ठीक है. यह नैतिकता की वो शाखा है जो निर्धारित करती है कि सही और गलत आचरण क्या है और हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए. सो इफ अ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, राइट, तो नॉर्मेटिव एथिक्स कंसर्न्स विद व्हाट दी, मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही कुछ चीजें. राइट. प्रिंसिपल्स. राइट. व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. फाइन. यानी सही और गलत.
को कुछ मानदंडों के हिसाब से इवैल्यूएट करता है नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, अभी आपको याद रहेगा क्योंकि ये बात आता है फ्रीक्वेंटली एग्जाम में, दैट इज व्हाई इट हैज बीन मेड दिस वे कि नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, और ये है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रिस्क्राइब, निर्धारित करता है, इंस्ट्रक्शन देता है एक तरह से, डिफाइन करता है, डिफाइन तो नहीं करता बट इंस्ट्रक्ट करता है कि ये होना चाहिए, ये सही है, ये करो, ये गलत है। आर यू टू अंडरस्टैंड? इज द वॉइस क्लियर? ना वॉइस अब क्लियर है? इज द वॉइस क्लियर ना? फाइन, सो काइंडली इस पे फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, ये क्या सब नॉर्मेटिव एथिक्स है? हाँ है। जहां भी हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं वो नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, अब आ गया, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एथिक्स एंड मैक्रो एथिक्स। माइक्रो एथिक्स सूक्ष्म नैतिकता क्या है, और समष्टि या विस्तारित नैतिकता जो है व्यक्तिगत और दैनिक नैतिक निर्णयों का अध्ययन। फाइन, टू व्हाट एक्सटेंट दी पर्सनल एंड डे टू डे प्रोफेशनल जो लाइफ इफेक्ट होती है, अब यहाँ पे वो चीज वर्ड सही होता। फाइन, सो इट इज पर्सनल एंड डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ, हाउ इट गेट्स अफेक्टेड एंड हाउ वी स्टडी दोस थिंग्स एंड हाउ डू वी डिफाइन देयर कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, उसको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म नैतिकता। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो प्रोफेशनल नहीं है या पर्सनल, बिल्कुल है, लेकिन दैनिक। मैक्रो एथिक्स समाज और बड़े पैमाने पर नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन, राइट। सो व्हेन वी स्टडी एथिक्स एज एन एरिया ऑफ स्टडी और एज प्रिंसिपल्स व्हिच अप्लाई टू लार्जर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ द सोसाइटी, बोथ इश्यूज भी बड़े हैं और बहुत सारे लोगों पे और समाज पे अप्लाई होता है, टेरिटरी भी बड़ी है, ज्योग्राफी भी बड़ी है, राइट, इंपैक्ट भी बड़ा है, उसको माइक्रो एथिक्स बोला जा सकता है। ठीक है, अब इसको हमने क्वेश्चन किया, इसलिए मैं इसको एक कंटेंट आपके लिए बेसिक है। ठीक है, माइक्रो एथिक्स क्या है? पर्सनल डिसीजंस अबाउट एथिकल सिचुएशंस इन लाइव्स एंड करियर। सी, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों लेवल पे जो डिसीजंस बहुत इंडिविजुअल लेवल पे इफेक्ट करते हैं। जैसे इंडिविजुअल एथिक्स भी है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस। प्रोफेशनल एथिक्स भी है, कॉम्पिटेंस, रेडिनेस टू सेफ्टी, इंश्योरिंग क्वालिटी। ये आपके लेकिन इंडिविजुअल लेवल तक है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल तक नहीं है। राइट, मैक्रो एथिक्स भी है, कलेक्टिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड सोसाइटल डिसीजंस। ठीक है, तो प्रोफेशनल डिसीजंस भी है इसमें और सोशल भी है, राइट। सो मैक्रो जो होगा वो जनरली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल तक और समाज के लेवल तक, बोथ दोनों को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए हम उसको मैक्रो बोलते हैं। ये फैक्ट है कि माइक्रो और मैक्रो के एक दूसरे से लिंक है, बिल्कुल लिंक है, ये भी आपको सेंस पता होना चाहिए। या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ कि कुछ चीजें इस दायरे से बाहर हैं। फाइन, अब तुम्हारा प्रमोशन होने में समाज को फर्क नहीं पड़ता, तुम खाना क्या खाते हो इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। या तुम्हारी अपनी एक सोच क्या है पर्सनल लाइफ में, या उससे क्या आपके फैमिली लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, उसका कोई समाज को बहुत फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे हमने कहा कि भाई एक फैक्ट है कि भाई जो भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं जो माइक्रो है वो मैक्रो को इफेक्ट करेगा, जो मैक्रो है वो माइक्रो को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये एक अ, जिसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, नोबडी कैन डिनाई। फाइन, चाहे वो हमें बहुत छोटे लेवल पे लगे इफेक्ट करना या बड़े लेवल पे लगे, लेकिन हर छोटी चीज का एक बड़ा इंपैक्ट होता है, हर बड़ी चीज का छोटी चीजों पर इंपैक्ट होता है, और ये वाइस वर्सा है। ठीक है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी क्या है? उसका इमीडिएट एनवायरमेंट। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट क्या हो सकता है? पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल। ठीक है, राजनीतिक है, इकोनॉमिक है, सामाजिक है, कल्चरल है, राइट। और भी कई चीजें इसमें आ सकती हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इकोलॉजी होता है, उसकी एक एनवायरमेंट होती है, राइट, पारिस्थितिकी सिचुएशन होती है, एंड हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बिहेव, राइट, टू अ लार्ज एक्सटेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट। अब इंडिया में कंपनीज को काम करने के लिए अच्छा एनवायरमेंट फॉर एग्जांपल, राइट, बट बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं है, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में नहीं है, तो शायद वो एमएनसीज वहां उस तरीके से ऑपरेट ना कर पाए, जबकि उनका सेम प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सब कुछ है, प्रोफेशनलिज्म सेम है, बट क्योंकि एनवायरमेंट अलाउ नहीं कर रहा, आप नहीं कर पाते। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया, उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ये दे सकता है, राइट। वहीं गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, राइट, केरला में एक अलग मॉडल से डेवलपमेंट हुआ, बिहार में अलग मॉडल से अंडर डेवलपमेंट हो गया, और गुजरात में दूसरे मॉडल से डेवलपमेंट हो गया। सो ये फैक्ट है कि सिस्टम सेम हो सकता है, प्रिंसिपल्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे ऑपरेट करेंगे वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे। तो माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बट आपको याद रखना कि ये क्या है, ये क्या है। नाउ दिस डायग्राम विल मेक इट क्लियर टू। ठीक है, फाइन, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल, राइट, प्रीलिम्स का ही है, यू कैन सॉल्व इट आई थिंक। एथिकल इश्यूज दैट कैन अफेक्ट एन इंजीनियर्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ आर टर्म्ड एज। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, द एथिकल इश्यूज दैट कैन अफेक्ट एन इंजीनियर्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ आर टर्म्ड एज। नाउ कैन यू गिव द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? स्टिल आपने ये गलत आंसर दे दिया। पर्सनल इज ऑलरेडी देयर, एथिकल इश्यूज दैट कैन अफेक्ट एन इंजीनियर्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल, तो उसमें पर्सनल आ गया ना, तो माइक्रो लेवल हो गया। प्रोफेशनल भी, बट प्रोफेशनल कहाँ पे? यू राइट, यहाँ पे प्रोफेशनल की जगह अगर प्रोफेशनल करेक्ट है इंडिविजुअल तक। सो मींस इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल एथिक्स, पर्सनल बिल्कुल इंक्लूड कर सकता है, लेकिन हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, कि प्रोफेशनल इंडिविजुअल लेवल पे और पर्सनल। तो जब पर्सनल आ गया, दैट मींस हमारा मेजर या स्केल ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, वहां से शुरू होता है और उससे थोड़ा आगे तक जाता है। जैसे हमने सोशल बोला, ग्लोबल बोला, नेशनल बोला, रीजनल बोला, ऑर्गेनाइजेशनल बोला,
इकोलॉजिकल बोला, पूरा एनवायरमेंट हमने ले लिया, तो ये मैक्रो में आ गई। सो आंसर शुड बी बी। सो हाउ डिड यू गिव द आंसर? ए। करेक्ट योर आंसर, आंसर इसका बी होना चाहिए। राइट, क्लियर है तो आप आगे बढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ मॉरल। मॉरल क्या है? राइट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिविंग और बिहेविंग अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड आइडियल्स ऑफ व्हाट इज कंसीडर्ड गुड, बिल्कुल सही है। इज इट करेक्ट दिस स्टेटमेंट? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एन इनर सेंस ऑफ मोरालिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं क्या? कॉन्शियंस, अंतरात्मा है। A brief statement that conveys a universal principle of truth, also known as proverb or saying, कहावतें। ठीक है, गाइडलाइंस और रूल्स दैट डिक्टेट हाउ अ पर्सन और प्रोफेशन शुड एक्ट, बिल्कुल इसमें एक निर्देश है, नीति निर्देश है। राइट, रिफ्लेक्टिंग या नैतिक निर्देश है, मॉरल इंस्ट्रक्शन रिफ्लेक्टिंग एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो गाइडलाइंस भी हो सकती है, मॉरल्स हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, जो ये बताते हैं कि भाई आपको कैसे बिहेव करना चाहिए एक प्रोफेशन या पर्सन दोनों को। फाइन, अब इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है? यू रीड इट, गिव द आंसर, देन आई विल टेल यू। व्हाट शुड बी द आंसर? पहला बिल्कुल सही है कि लिविंग और बिहेविंग, राइट, उन पैमानों पर रहना, जीना, कार्य करना जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं कि भाई नैतिकता के आधार पे सही है, गलत है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इनर सेंस, यस, क्या सही है क्या गलत है वो आपके इनर कॉन्शियस से भी एक आवाज आती है, हाँ भाई ये सही है। जब आप किसी को मारते हो तो आपको कहीं ना कहीं आवाज आती है कि गलत है। राइट, और उसका गिल्ट जो है वो आपको मॉरल बनने में मजबूर करता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रीफ स्टेटमेंट, राइट, दैट कन्वेज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एज प्रूव ऑफ नहीं। कहावतें नैतिक जो है पैमाने नहीं हो सकते, कहावतें हैं। कहावतें ज्यादातर समाज के लोकल कस्टम्स और रीति रिवाजों से आती हैं, वो कहीं ना कहीं मॉरल या मर्यादा या नीतियों या नैतिकता को डिफाइन नहीं कर सकती थी। तो वो कहावतें जो है, कहावतें कोई फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, किसी बेसिस पे लॉजिक पे बेस्ड नहीं है। गाइडलाइंस और रूल्स दैट डिक्टेट हाउ पर्सन, बिल्कुल डिक्टेट का सेंस यहाँ पे है कि जो आपको ये निर्देशित करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए एक प्रोफेशन में या पर्सनल में। ठीक है, कहाँ गया भाई? राइट, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। थर्ड इज रॉन्ग, 1 2 एंड 4। यस, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट। जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने एरिया काइंडली उसको ठीक से चेक करो। ये मुहावरे और कहावतें, लोकोक्तियां जो है वो मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं होते। फाइन, वो एक तरह के गॉसिप है समाज के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसको थोड़ा डिफाइन किया मॉरल्स क्या। मॉरल सही और गलत के बीच का व्यक्तिगत या सामाजिक आचरण का मानदंड। मॉरल्स आर इंडिविजुअल नोशंस ऑफ राइट और रॉन्ग, दे कम फ्रॉम विदिन एंड दे आर इंटरनली एक्सेप्टेड। राइट, हम कहीं ना कहीं उसको अपने एक सोच समझ अपने बेसिस पे जो समय के साथ डेवलप हुई है उनके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं मॉरल को। इसलिए बोलते हैं एथिक्स थोड़ा लॉजिकल है, मॉरल थोड़ा सब्जेक्टिव है, राइट, व्यक्तिगत ज्यादा है। मोरालिटी कंसर्न्स विद प्राइवेट कैरेक्टर ऑफ द पर्सन एंड दे आर रिलेटिवली डिफिकल्ट टू कोडिफाई। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम मोरालिटी सब पे इंपोज नहीं कर सकते क्योंकि मोरालिटी कहीं ना कहीं सब्जेक्टिवली भी डिफाइन होती है। जबकि हमने बार बार डिस्कशन किया है कि मोरालिटी और एथिक्स में कोई फर्क ऐसा है नहीं। अच्छा वो भी चाहता है, अच्छा वो भी चाहता है, जो बेसिक प्रीमाइस है दोनों का सेम है। ठीक है, जैसे हम कहें कि भाई एक बच्चे ने एरोप्लेन बनाया और राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, राइट, दोनों चल उसी सिद्धांत पे हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर कुछ और एडवांस है, सोफिस्टिकेटेड, बट है तो सिद्धांत सेम। बर्नौलीज थ्योरम तो दोनों यूज हो रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंड? तो लॉजिकली दोनों का चरित्र, नेचर एक ही है, सोर्सेज एक ही है। उनका जो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो डिग्री ऑफ डेप्थ या जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है, जो डेप्थ है, वो थोड़ी अलग है। व्हेन मोरालिटी इज एक्सेप्टेड बाय लार्ज सोशल ग्रुप इट बिकम्स एथिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, काइंडली इसको रिमेंबर करो, यू हैव टू रिमेंबर इट। अब कहने का सेंस है कि एक सोसाइटी है, राइट, उस सोसाइटी में एक कम्युनिटी, एक समुदाय है, राइट, ये कम्युनिटी जो है कल इसकी अपनी ट्रेडिशन है। ठीक है, अब ये सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, कुछ समय के बाद ये कम्युनिटी क्या करती है, सोसाइटी को टेक ओवर कर लेती है और उस कम्युनिटी का ही और उस कम्युनिटी के ही सारे लोग सोसाइटी में। तो एक तरह से अगर कम्युनिटी ही बिकम्स दी सोसाइटी, तो इस समाज में नैतिकता का पैमाना क्या होगा जो इन्होंने डिफाइन किया? इस समाज की वो मोरालिटी हो जाए। ठीक है, तो इस मोरालिटी जो कम्युनिटी की थी, अपने जो नैतिक मूल्य थे उसने पूरे समाज में इंपोज कर दिया, अब वो सामाजिक मूल्य हो गए, सोशल मोरालिटी हो, लार्जर ग्रुप, बिगर ऑडियंस, बिगर पीपल। ठीक है, अब वो बड़ा हो गया पैमाना उसका। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, वो उनके अपनी सोच से आए। इस सोसाइटी की सोच, इस कम्युनिटी की सोच इस सोसाइटी में इंपोज हो गई, लेकिन ये सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग है। अंडरस्टैंडिंग? अभी तो लॉजिक की बात होगी कि भाई अब दूसरी सोसाइटी तो शायद इसको गलत मान ले, तो क्या ये एथिक्स है? नहीं, क्योंकि एथिक्स का कैरेक्टर है यूनिवर्सली चीजें जो सही हो या यूनिवर्सली जिनको हम सही गलत मान सकते हो। फाइन, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये सोसाइटी ही दुनिया है, तो क्या होगा? जो मोरालिटी वहां बनी है, जो भी प्रिंसिपल्स वहां बने हैं, उसको मैं मानूंगा कि हाँ भाई यही यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, सही और गलत का। तो इस स्टेटमेंट को हम टोटली गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, ये एक्जैक्टली सही भी नहीं, लेकिन गलत नहीं है। तो जो भी चीज गलत ना हो लेकिन एब्सोल्युटली सही ना हो, उसको हम रिलेटिवली बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं हमेशा एग्जाम में, और उसको हम सही मानते हैं। एग्जाम इज नॉट अबाउट एब्सोल्यूट नॉलेज, रिलेटिव नॉलेज का एग्जाम। तो व्हेन मोरालिटी इज एक्सेप्टेड बाय लार्ज सोशल ग्रुप्स इट बिकम्स एथिक्स। यस, अब दुनिया में सबने, और उस समाज, जो पूरा समाज है, जो सोसाइटी है, वही पूरी दुनिया है। तो सही और गलत क्या हुआ? जो वहां पे पैमाना डिफाइन किया गया एज इट इज, कोई और उसको क्वेश्चन करने वाला है। तो कहने का मतलब कि जब एथिक्स एक यूनिवर्सल फॉर्म में या मोरालिटी जब यूनिवर्सल होने लगे, तब उसको एक्सेप्ट करने लगे, और फिर एक्सेप्ट करने नहीं लगे जब वो अप्लाई की जा सके लॉजिकली।
एक बिगर पॉपुलेशन, एक बिगर सोसाइटी, बिगर टेरिटरी में, तो वो शायद मोरालिटी से एथिक्स बनने लगती है, राइट। तो ये स्टेटमेंट एक रिलेटिव स्टेटमेंट है, इसको एब्सोल्यूट मत मानो, राइट। कि पाइथागोरस तो ये था तो लेibniz ये है, ऐसा नहीं मान सकते। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें हमें, जो हमने कल somebody was telling me कि सर हमने बुकिश नहीं पढ़ा, बुकिश इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज नॉट हाउ दिस सब्जेक्ट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, वही चार चीजें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या, ये बेसिकली, तो वो एक अलग फॉर्मेट है, ये अलग अलग फॉर्मेट। क्योंकि अगर आप उसको रटने लगोगे तो इसके इतने आयाम है कि कितना रटोगे, एक डेफिनेशन, दो, तीन, चार, पांच, लेकिन समझ नहीं है तो हर डेफिनेशन एक तरह से अलग है याद करने के लिए, राइट। दैट इज नॉट द लॉजिक ऑफ स्टडीइंग दिस, फाइन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो काइंडली इसको याद रखो, अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आपको उसको सही करना है, राइट। समटाइम्स स्टेटमेंट सीन की वजह तो लॉजिकल लग रहा है, लेकिन जैसे आप उसको नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ते हो तो वैसे आपको पता चलता है नहीं, ये लॉजिक भी सही है, दैट मींस इट इज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग। द मोमेंट इट इज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग राइट, फाइन। अब इसको देखते हैं, चलो। एसी प्रीलिम्स 2019, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंजीनियरिंग एथिक्स, ठीक है भाई। इट इज द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉरल वैल्यूज। सेकंड, इट रिजॉल्व द मॉरल इश्यूज एंड जस्टिफाइज मॉरल जजमेंट्स, सही बात है, फाइन। इट इज द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉरल वैल्यूज, तो इंजीनियरिंग एथिक्स, तो इंजीनियरिंग तो एक एक्टिविटी है, लेकिन इंजीनियरिंग एथिक्स क्या है? उस एक्टिविटी का वो एस्पेक्ट जो नैतिक मूल्यों की विवेचना, एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग स्टडी करता है, ठीक है। इट वुड रेफर टू सेट ऑफ स्पेसिफिकली मॉरल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, ठीक है भाई। यूपीसी इंजीनियरिंग एथिक्स का दायरा तो इंजीनियरिंग है, राइट। एथिक्स का दायरा पूरी दुनिया है, बट इंजीनियरिंग एथिक्स का दायरा इंजीनियरिंग एथिक्स है। अब अगर इसमें से देखा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए? एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉरल वैल्यूज, राइट, रिजॉल्व्स द मॉरल इश्यूज एंड जस्टिफाइज मॉरल जजमेंट्स, तो इफेक्ट है कि भाई हमें, राइट, या इट वुड रेफर टू सेट ऑफ स्पेसिफिक मॉरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, ठीक है। या तो हमें ऑप्शन से 3 दिया गया होता है तो सबसे एब्सोल्यूट आंसर है, फाइन, लेकिन सारे इन्वॉल्व है, तो लेट अस सी व्हाट शुड बी द आंसर। व्हाट शुड बी द आंसर? डी, डी सीम्स करेक्ट, नो डाउट, बट डी नहीं है, ए, ठीक है। कुछ ने सी भी कर दिया, 1 एंड 3 ओनली, वो लॉजिकल जायज नहीं है, 1 एंड 3 नॉट लॉजिकल। इट इज द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉरल वैल्यूज। इंजीनियरिंग क्या है? प्रोफेशन है, एक्टिविटी है, ठीक है। और इंजीनियरिंग एथिक्स क्या है? अब मैंने आपको बोला कि यूपीएससी और जब भी क्वेश्चन आएगा एथिकल मॉरल वो यूज करेंगे इंटरचेंजेबली, अनलेस एथिक्स और मोरालिटी में ही कंपैरिजन ना हो, ठीक है। आई एम राइटिंग इट सो दैट यू रिमेंबर, तो अनलेस देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ethics and morality, the UPSC will use it interchangeably always। वो ऐसे करेगी, उसको लगेगा ठीक है दोनों सिमिलर आइडिया है, क्योंकि हम भी जनरली जब पढ़ाते हैं तो एथिक्स और मोरालिटी ऐसे इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, राइट। सो पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक्टिविटी, इंजीनियरिंग एथिक्स क्या है? एक एक्टिविटी है, किससे रिलेटेड, कि वो मॉरल वैल्यूज को समझाए कि इस प्रोफेशन में या इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी में क्या है, तो कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज की पढ़ाई तो है, उसकी समझ के लिए तो पढ़ा जा रहा है। रिजॉल्व्स मॉरल इश्यूज एंड जस्टिफाइज मॉरल जजमेंट्स, बिल्कुल, जो भी मॉरल डायलेमा हमने पढ़ा, इंजीनियरिंग में बहुत सारे रिस्क है, सेफ्टी है, प्रॉफिट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पार्ट्स है, सस्ते लगा दो, प्राइस कम हो जाएगा, बिक्री ज्यादा हो जाएगी, ये भी एक एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट देखो कि पब्लिक सेफ्टी देख लो, क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन देखो कि प्रॉफिट देख लो, राइट। थोड़ी सी गलती कर दो उससे बड़ा फायदा हो सकता है, राइट। उस थोड़ी सी गलती से लोगों का बहुत नुकसान नहीं होगा, तो भी गलती आपने की, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज की, तो बहुत सारे द्वंद है, मॉरल इश्यूज है, कौन सॉल्व करेगा? इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आएंगे तो सॉल्व कौन करेगा? वी हैव टू सॉल्व, हु हैज टू सॉल्व? इंजीनियर्स हैव टू सॉल्व, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू स्टडी इट। इट वुड रेफर टू सेट ऑफ स्पेसिफिकली मॉरल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही है, बेस्ट डेफिनेशन है, राइट। लेकिन सिर्फ आंसर ये नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर हम 2 3 लेते हो, जिसने भी 2 3 दिया, तो आप इसको क्यों एलिमिनेट कर रहे हो? क्वेश्चन ये, अगर सिर्फ 3 नहीं है तो 3 कर देते हो, लेकिन अगर 2 लिया जा रहा है तो 1 क्यों नहीं ले रहे, राइट। एंड दैट इज द लॉजिक दैट वी शुड हैव आंसर इज, हैव यू अंडरस्टूड दिस? इज इट क्लियर नाउ? हैव यू अंडरस्टूड इट? क्यों हमने ये लिया? क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो हमें 1 तो लेना ही है, हम 1 क्यों नेगलेक्ट करें, किस बेसिस पे नेगलेक्ट करें, राइट। 1 एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन है तो सच, इट इज एन एक्टिविटी, राइट। इंजीनियरिंग एथिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट? टू द अंडरस्टैंडिंग, right, to the activity of engineering which is concerned with what? Moral values, understanding of moral values. Got it? Very good. If you got it, keep it with you, ठीक है। So now 5 7 minutes break दे दो, so that again we can take up questions, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है वो भी करते हैं, then we'll
इज इट ऑडिबल? 6 बजे क्लास है, बट हमारा संडे का शेड्यूल 6:30 तक है. काइंडली चेक वंस. So do we have 5-10 minutes to have? Is it audible? Are you in the class or not? Should I continue with this question or not? Because I have the schedule of 6:30. मेरा शेड्यूल 6:30 तक का है. Are you there? Somebody is there or not? If you're there, I can continue with this question. ठीक है. Now consider the following statement about values. Fine, मूल्य जो है उनके बारे में वैल्यूज है. वैल्यूज आर आइडियल्स इंपॉर्टेंट ओनली एट इंडिविजुअल लेवल. बिल्कुल वैल्यूज आइडियल्स है, नो डाउट, मानक है. एक तरह से हमें गाइड करते हैं वैल्यूज, हमारे मूल्य किसी चीज को करने या नहीं करने के लिए. पहला. दूसरा, चीजों की वैल्यू या चीजों की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कैसे होगी वो भी वैल्यू से निर्धारित होती है. राइट, किसी के लिए मटेरियलिज्म या पदार्थवाद ज्यादा, या जो मटेरियलिस्टिक कंजम्पशनिस्ट ज्यादा है, तो उसके लिए शायद मटेरियल वस्तुओं की ज्यादा, पदार्थों की वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक है, कर ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस, पीपल, बिजनेसमैन. ऑब्वियसली जिनके लिए मर्यादाओं की वैल्यू ज्यादा होगी वो शायद कुछ और करेंगे. राइट, जिनके लिए दोनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ और करेंगे. तो वैल्यूज हमें. फाइन, ओके गौरव, ठीक है. सो थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दैट. मुझे 6:30 टाइम मिला, आई विल टीच टिल माय टाइम. फाइन, दैट्स माय ड्यूटी. तो एथिक्स पढ़ाने का कोई फायदा नहीं अगर मैं खुद ही एथिकल नहीं हूं तो. फाइन. सो एट, अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. राइट, ओनली नहीं होना चाहिए. अगर होता है इंडिविजुअल लेवल तो बहुत अच्छी बात है, इंडिविजुअल वैल्यूज भी होती है. वैल्यूज कैन बी मॉरल, इमॉरल और इमॉरल. ठीक है, वैल्यूज जो है वैसे तो जो अच्छी वैल्यूज होती है उनको हम बोलते हैं वर्चूज, जो खराब वैल्यूज होती है उनको हम बोलते हैं वाइसेस. राइट, सद्गुण अवगुण, इफ यू अंडरस्टैंड. तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है कि मॉरल हो सकती है, अच्छी हो सकती है, इमॉरल हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, उदासीन, कोई मतलब नहीं है, इमॉरल से गलत हो सकती है. वैल्यूज गाइड डिसीजंस मेकिंग एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर. बिल्कुल इंसान का जो भी व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर, उसका जो डिसीजन मेकिंग है, उसकी जो धारणाएं हैं, उसकी जो क्षमता है चीजों को परखने की, इवैल्यूएट करने की, वो उसके वैल्यूज से डिफाइन होती है. तो थर्ड स्टेटमेंट भी लाइकली है. ठीक है. नाउ चॉइस इसमें से क्या होना चाहिए? यू गिव मी द आंसर. ठीक है, अब आप आंसर बताओ भाई. स्टार्ट करते हैं पोल. आप आंसर बताओ. आंसर शुड बी 2 and 3 only. 90 पॉइंट. करेक्ट, वेरी गुड. मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. जिसने भी एक किया है, ठीक है, तो रिव्यू कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा ओनली. ओनली नहीं होता तो ये एकदम सही था, क्योंकि वैल्यूज इंडिविजुअल बिहेवियर को भी गाइड करती हैं और कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की भी वैल्यूज हो सकती हैं, एक इंडिविजुअल की भी वैल्यूज हो सकती हैं. दोनों लेवल पे वो हमारे डिसीजंस को, हमारे बिहेवियर को गाइड करती है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली लिख दिया. राइट, जो कि सही नहीं है. अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता तो ये बिल्कुल सही था. तो आंसर होना चाहिए. फाइन, ये क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज के बारे में हमने आपको बता दिया. राइट, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स ऑन व्हिच डिजायरेबिलिटी ऑफ एन एक्शन कैन बी मेजर्ड. ठीक है, जीवन में सही और महत्वपूर्ण समझे जाने वाले आदर्श और विश्वास. तो आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपका जो विश्वास है, आपके जो आइडियल्स हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज से शेप होते हैं. वैल्यूज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सोशलाइजेशन के थ्रू एक्वायर होती है, समाजीकरण होता है, प्राथमिक होता है, सेकेंडरी होता है, और ये समाजीकरण कहीं ना कहीं शेप करता है हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को. ठीक है, हमारा एक जो एटीट्यूड है, राइट, जो थोड़ा परमानेंट होता है, उसको शेप करता है वैल्यूज. ठीक है, तो चीजों के प्रति हमारी जो मनोदशा है या मनोवृत्ति है, वो वैल्यूज या मूल्यों से शेप होती है, और ये स्थिर होती है, स्टेबल होती है, परमानेंट होती है. ठीक है, दैट इज लॉजिकल. वहीं पे जो एप्टीट्यूड है, ये क्या है? एक स्किल. ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये स्किल है. ये एक तरह की क्या बोलते हैं, कौशल है जो सीखा जा सकता है. ठीक है, तो लोग सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, उसके लिए मूल्यों की बहुत जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपके मूल्य बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उससे रिलेटेड कोई चीज सीखना चाहते हो तो आप जल्दी सीख जाओ. राइट, अगर आपके मूल्य बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप कोई चीज सीखना चाहते हो जिसमें आपका कोई आपका इंटरनल, आपकी कोई आंतरिक उसमें मनोवृत्ति या इंटरेस्ट आपका नहीं है, तो शायद उसको सीखने में टाइम लगेगा. लेकिन फिर भी एप्टीट्यूड एक स्किल है, वो सुपरफिशियल है, वो एक्सटर्नल चीज है. राइट, एटीट्यूड एक इंटरनल चीज है, ये वैल्यू से ज्यादा इंस्पायर होती है. तो एप्टीट्यूड का वैल्यू से ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Fine. So values can be moral, such as truth, honesty, immoral, such as beauty, and immoral, such as greed. Values influence choice and regulate actions of an individual. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की चॉइस और उसको रेगुलेट करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट जस्ट ओनली इंडिविजुअल. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी चॉइस को करता है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं. तो वैल्यूज हो सकती हैं इंडिविजुअल और वैल्यूज हो सकती है कलेक्टिव. जैसे धर्म एक कलेक्टिव वैल्यू सिस्टम है. राइट, इंडिविजुअल को फॉलो करता है, लेकिन बिना कलेक्टिव, बिना कम्युनिटी के धर्म का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं. ठीक है, और इमोरल क्या है? ऐसी चीजें जिसमें वैल्यूज का कोई ऐसा जरूरत ही नहीं, जिनसे जिससे वैल्यू का रिलेशनशिप ही नहीं है कोई खास. फाइन, तो
आप किसी चीज जैसे ब्यूटी है, एस्थेटिक्स है, उसमें वैल्यू की कोई बात नहीं है, जो है एज इट इज है, राइट? आपकी परसेप्शन, आपकी सोच से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ये भी टोटली सही नहीं है, राइट? वी यूज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोलते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द होल्डर, जो उसको देख रहा है ब्यूटी सौंदर्य उसी की आंखों में है। अब यहाँ पे जब हम स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू की बात, या वैल्यू जो है इन्फ्लुएंस करेगा हमारी सोच को, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ चीजें इमोरल है कि भाई उसमें जो वैल्यूज है सही या गलत तो उसमें कोई सेंस है नहीं, ठीक है? सो दिस यू कैन यूज फॉर कंटेंट, ठीक है? कभी एक मैंने सिंपल से डायग्राम बनाया कि भाई व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इन इंजीनियरिंग, क्या क्या डायमेंशन, क्या आयाम होते हैं, हमने पढ़ा सब है, ठीक है? तो मोरालिटी है, सही गलत, एक मॉरल थ्योरी बनती है, इस थ्योरी से हम नॉलेज निकालते हैं और उसको अप्लाई करते हैं कहाँ, प्रोफेशनल एथिक्स पे, इंजीनियरिंग प्रोफेशन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो सही गलत की पहचान की, सही गलत को समझा, फिर उसका एक थ्योरी, एक नॉलेज बनाया, उसको प्रोफेशन पे अप्लाई करके देखा कि इस प्रोफेशन की सिचुएशन है, इस प्रोफेशन पे अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर हम इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करके समझेंगे, ठीक है? फिर उससे हमने सेंसिटिविटी, राइट, एथिकल सेंसिटिविटी, एक नैतिक सेंसिटिविटी डेवलप की, राइट, कि भाई तुम जब आप अपने प्रोफेशन में काम करोगे तो कैसे करोगे, राइट? हाउ विल यू थिंक गुड या बैड क्या है, राइट या रॉन्ग क्या है, इससे वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी सेंसिटिविटी, राइट, तुम्हारी समझ जो है बढ़ेगी, ठीक है? उससे तुम्हें एक जजमेंट लेने में फायदा होगा, ठीक है? उस जजमेंट से तुम क्या करोगे, तुम डिफाइन करोगे कि हाँ मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, एथिकल कमिटमेंट। फिर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, राइट? और अपने अंदर भी जो तुम्हारी दुर्भावनाएं, तुम्हारे बायसनेस, पक्षपात, जो भी तुम्हारे अंदर द्वेष होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप नॉलेजेबल हो, सही और गलत की पहचान कर सकते हो एक सक्षम व्यक्ति की तरह, लाइक अ प्रोफेशनल, राइट? एंड ऑब्वियसली आप इस चीज को सस्टेन या कंटिन्यू करते हो तो क्या होगा, फिर से मॉरल स्टैंडर्ड्स डेवलप होंगे, राइट? और फिर आप उसको यूज करोगे, ये तरह साइकिल। तो भाई एथिक्स कैसे विजिबल होता है, क्या उसके आयाम है, ठीक है? और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भाई ऑर्डिनरी मोरालिटी का मतलब क्या है, राइट? मॉरल थ्योरी क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स यूनिक टू इंजीनियरिंग प्रोफेशन, सेंसिटिविटी क्या है, रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग एथिकल इश्यूज, ठीक है? तो इसको काइंडली पढ़ना। इससे क्या होता है, इससे बहुत स्टेटमेंट्स आते हैं डायरेक्ट, इसलिए मैंने लिखा है, समझा हमने सब कुछ है, राइट? लेकिन मैंने इसको एक जनरल सॉरी इसको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिख दिया जो आपके एग्जाम में यूज होता है, ठीक है? कि भाई एथिकल कमिटमेंट क्या हुआ, ये नेविगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, राइट? तो आप इंजीनियरिंग के जो भी डिसीजन लोगे, कैसे आप इस मॉरल या एथिकल स्टैंडर्ड को उसमें यूज करके परमानेंटली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, उसको सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है? काइंडली यूज इट, ये आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, राइट? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ड्यूटी एथिक्स ये बार-बार आता है एग्जाम में, इसलिए अलग से मैंने इसको ये डायग्राम बना दिया आपका। डियोंटोलॉजी इज एन अप्रोच इन मॉरल फिलॉसफी व्हिच इज कंसर्न्ड विद द एक्शंस देमसेल्व्स, नॉट विद द कॉन्सिक्वेंस। सही सही है, गलत गलत है, ठीक है? डियोंटोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डियोन मीनिंग ड्यूटी, ठीक है? इसका सबसे बड़ा प्रमोटर कौन था, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट को मॉडर्न एथिक्स का फादर भी कहा जाता है, ठीक है? वैसे इन जनरल यू कैन से कि भाई प्लेटो या सुकरात जो है उनको माना जाता है कि वो एथिक्स के फादर है, लेकिन मॉडर्न कंटेम्परेरी डिबेट में एथिक्स के फादर जो इमैनुअल कांट को माना जाता है। कुछ लोग रॉल्स को भी बोलते हैं, जस्टिस न्याय का जिसने नैतिकता दी, वो भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर है एथिक्स में, ठीक है? बट जनरली कांट को माना जाता है, राइट? ये आपको याद होना चाहिए, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या है, ठीक है? तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा कंटेंट में लिख दिया आपके, ठीक है? फिर यूटिलिटेरियनिज्म वो नैतिक सिद्धांत जो कहता है कि सबसे अच्छा कार्य वो है जो अधिकतम सुख या लाभ प्रदान करे, राइट? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यूटिलिटेरियनिज्म। इसको किसने दिया, बेंथम ने, राइट? इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्ट और रूल। इसको मैं बहुत सिंपली समझा देता हूँ, ये कंटेंट में लिखा हुआ है। एक्ट होता है कि आपने एक बार किसी चीज को किया, आपने जो भी एक्शन लिया, उसका मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा, तो उसको बोलते हैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। आज तुमने ये क्रिया की या कार्य किया या जो भी डिसीजन लिया, उसने मैक्सिमम लोगों को फायदा किया, ठीक है? लेकिन तुम नहीं हो, कोई और है, या आज आपने किया कल नहीं किया, तो क्या हुआ, ये आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये जो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म है, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हो जाता है, पर्सनल हो जाता है, सिचुएशनल हो जाता है, और डिपेंड करता है कहीं ना कहीं आपके डिस्क्रिप्शन पे, राइट? इसमें आपकी पर्सनल सब्जेक्टिविटी आ जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ये करना अनिवार्य है, एक रूल है, जो भी इस पोजीशन पे बैठा है उसको ऐसा कार्य करना अनिवार्य है, एक रूल है, एक नियम है, लॉ है कि उसको वही करना है जो मैक्सिमम लोगों को फायदा करे, तो ये क्या बन गया, एक्ट से रूल बन गया। फ्रॉम वन इंडिविजुअल एक्ट टू अ यूनिवर्सल रूल, यू अंडरस्टैंड? ये दो टाइप के यूटिलिटेरियनिज्म है, एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आते हैं कभी-कभी, बट बहुत रेयर है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की यूटिलिटेरियनिज्म है, दो, एक्ट और रूल। एक्ट का मतलब एक कृत्य, एक एक्शन, एक पर्टिकुलर एक्ट, रूल का मतलब एक तरह से नियम, यूनिवर्सल, राइट? ये अंडरस्टैंडेबल है, राइट? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये सब हमने पढ़ा है, लॉजिक वही है, ठीक, राइट? वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, रूल यूटिलिटेरियनिज्म, राइट? ब्रांच ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ethics that focuses on following rules that if followed by everyone would lead to greatest good for the greatest number, right? जब वही नियम बन जाए तो हर बार ग्रेटेस्ट बेनिफिट ग्रेटेस्ट लोगों का होगा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट लोगों का होगा, तो रादर देन किसी का डिस्क्रिप्शन सब्जेक्टिविटी या उसके डिसीजन पे उचित हो, ये तरह से नियम की तरह सब पे लागू होगा। यानी सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करें तो एक्सीडेंट्स मिनिमम हो जाएंगे। कोई एक दो लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं तो ठीक है, उनके इंडिविजुअल एक्शन से शायद वो एक्सीडेंट बच जाए, राइट? लेकिन ज्यादातर लोग नहीं फॉलो करते हैं, इसका मतलब एक्सीडेंट हो गई होंगे। आपके पर्सनल लेवल पे आपके एक्शन से शायद कुछ सुधार दिखे, लेकिन कहाँ तक, बहुत बहुत रिस्ट्रिक्टेड, राइट? बाउंड्री तक कुछ चीज दिखेगी। लेकिन अगर सभी लोग उसको फॉलो करने लगे तो क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम, राइट? तो ऑलवेज रूल यूटिलिटेरियनिज्म इज बेटर देन एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। बट हम ये नहीं बोल सकते कि एक्ट नहीं होना चाहिए, एक्ट्स होते हैं, एक्ट ही रूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक इंजीनियर ने अच्छा काम किया तो सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया और बोला कि हाँ भाई इसको नियम बना दो, राइट? एक कलेक्टर ने या इंजीनियर ने शिकायत पेटी रखी कंप्लेंट बॉक्स, अब गवर्नमेंट बोला अरे भाई इससे तो बहुत फायदा हुआ, बहुत लोगों का कंप्लेंट सॉल्व हो गया, अब इसको नियम बना दो, सी रूल यूटिलिटेरियनिज्म, राइट? डू नॉट लाई इज अ गुड रूल बिकॉज एवरीवन फॉलोड इट, सोसाइटी वुड बी मोर ट्रस्टिंग एंड हैप्पी, करेक्ट? ओवरऑल कंट्रास्ट विद एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म व्हिच जजेस एक्ट ईच एक्ट बाय इट्स ओन इमीडिएट आउटकम, बिल्कुल। तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म एक बहुत पर्सनल लेवल तक एक्ट या इंपैक्ट करता है, फाइन? वैल्यू एथिक्स, वर्चू एथिक्स, ये भी हमने पढ़ा, सद्गुण नैतिकता या गुण नैतिकता, ठीक है? इसका एग्जांपल मैंने दिया भाई, आर्मस्ट्रांग पाम एक आईएएस है, राइट? जिसने जो है सिटीजंस रोड या पीपल्स रोड बनाया नॉर्थ ईस्ट में, बहुत फेमस। सरकार पैसा नहीं देती, पैसा कहीं से नहीं आता, उसने अपनी जेब से और लोगों के साथ मिलकर पैसा खर्च करके पीपल्स रोड बनाई 100 किलोमीटर की। एंड दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी और वर्चू एथिक्स की इंसान किस लिए जिंदा है, किस लिए काम कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है कि वो समाज में पर्सनल लेवल पे, समाज में हर एस्पेक्ट में जो है वो अच्छाई या नैतिकता को प्रमोट करे, और उससे समाज का ओवरऑल समाज का भला होगा, एंड अल्टीमेटली जो पर्पस है लाइफ का कि गुड लाइफ जी जाए, वो सबके लिए शायद पॉसिबल हो पाएगी। तो ये एग्जांपल दिया, राइट? आप उसको समझने के लिए यूज कर सकते हो। तो वर्चूज क्या, ऑनेस्टी, करेज, जो भी सद्गुण है, अच्छे गुण है, अच्छे मूल्य हैं, वो सब वर्चूज हैं।
राइट, इंटीग्रिटी क्या है, इसमें भी डिस्कशन किया है, राइट, एप्टीट्यूड क्या है, अभी मैंने आपको बताया, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कुछ लोगों को चाहिए था कंटेंट, ठीक है, एस्पिरेशनल एथिक्स क्या है, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, प्रिवेंटिव एथिक्स क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, एस्पिरेशनल एथिक्स क्या है, उसका उल्टा क्या करना चाहिए, ठीक? निवारक नैतिकता, यह नैतिकता का वो पहलू जो सार्वजनिक हानि और पेशेवर कदाचार को रोकने पर केंद्रित होता है, प्रोफेशनल करप्शन, प्रोफेशनल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस को रोकता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एथिक्स, कि तुम्हें क्या नहीं करना है, एक लिस्ट है और एक चेकलिस्ट बोलती है कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल एथिक्स। फाइन, आकांक्षात्मक आकांक्षात्मक डिजाइन एथिक्स, राइट, जो पहलू है जो नैतिक तकनीकी और पेशेवर कौशल का उपयोग मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है, यस, जो समाज में बेहतरी लाने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल एथिक्स। ये सब डेफिनेशन आपको जानना है। तो एस्पिरेशनल एथिक्स के क्या पहलू होंगे, आप वो चीजें करोगे या वो चीजें आप प्रमोट करोगे जिससे समाज और लोक कल्याण हो, गुड गवर्नेंस हो, एथिक्स इन गवर्नेंस हो, दैट इज आइडिया। फाइन, तो करप्शन की रोकथाम प्रिवेंटिव, फाइन, ऑनेस्टी को प्रमोट करना एस्पिरेशनल, फाइन, फिर कुछ मैंने प्रिवेंटिव एथिक्स एस्पिरेशनल का एक टेबल बना दिया, आप इसको देख सकते हो, सेम चीज है, माइक्रो एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, which of the following statement best aligns with the principle of virtue ethics? virtue ethics क्या चाहता है अभी? An action is considered ethical if the act itself is morally right, ठीक है, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। An action is considered ethical if it results in positive outcome. An action is considered ethical if the person performing it has virtuous character. तो virtue ethics क्या चाहता है कि हमारे अंदर सद्गुण हों, तो किसी चीज को सही कब माना जाएगा, जब उसको करने वाला खुद उसके मूल्य अच्छे हो, क्योंकि माना जाता है कि अगर इंसान को अच्छा बनाओगे तो अपने आप जो भी वो करेगा वो सही करेगा। फाइन, आंसर क्या होगा, क्योंकि वर्चुअल एथिक्स बिलीव करता है कि अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स को वर्चुअस बनाओ, अच्छा बनाओ, एरिस्टोटल है, लॉक है, तो इस बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो उसको बिलीव करते हैं कि भाई लोगों को अच्छा बनाओ, ऑटोमेटिकली जो कॉन्सिक्वेंस वो अच्छा होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? तो ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम मैं एक क्लास आपकी लूंगा, उसमें ये क्वेश्चंस, फाइन, प्लस बहुत सारे और जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, राइट, दैट विल बी आवर मोर और लेस फाइनल क्लास। यू कैन ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड इट नाउ, ठीक है, मोर और लेस हमने ये चीजें कवर की हैं आज, अगले में और कवर करेंगे, ठीक है, और दिस पीडीएफ यू कैन टेक इट, यू गेट इट, कीप इट विथ यू, रेफर टू इट, और ये ऑब्वियस है कि इसमें से बहुत सारी जो चीजें हैं वो एज इट इज एग्जाम में आएंगी। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक अगर आपकी समझ बढ़ चुकी है बहुत अच्छी बात है, दूसरा अगर आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली इस लैंग्वेज, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत आपकी समझ आपको आ गई है तो वो बहुत आपको फायदा देगी। फाइन, तो थैंक यू फॉर टुडे, राइट, एंड लेट अस कीप इट टुडे एट दिस, आपके टाइम हो चुका है 6:25 ऑलमोस्ट है, एंड यू मे हैव अ क्लास आफ्टर दिस, सो यू कैन हैव अ ब्रेक 5 मिनट्स एंड अगेन स्टार्ट विद द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, राइट, लेट मी पुट दिस आल्सो, कहां गया भाई, दिखा दूं, थैंक यू, ठीक है। सो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड टू एन एक्सटेंट, कुछ आपको फील आया, कुछ प्रैक्टिस हुई, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजों का डस्ट फ्री हो गए आप, ठीक है, धूल निकल गई थोड़ी बहुत, धीरे धीरे, राइट, वो जंक जो है वो धीरे धीरे दिमाग में वो धीरे धीरे ही जाती है, एक बार में ऐसा होता नहीं है। फाइन, सो हम कोशिश कर रहे हैं, आई एम डूइंग माय एफर्ट कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप यू कैन अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग एथिक्स इज माय पैशन, आई लव इट, फाइन, बट दैट्स नॉट माय प्राइमरी प्रोफेशन, सो बीइंग एन इंजीनियर आई लव टीचिंग इट, स्टडीइंग इट, बोथ वेज। फाइन, सो ऑल द बेस्ट टू यू, keep looking at these notes, use them, right, next time I'll give you some more better PDFs also, you can use it, that will be more than enough to score marks. Thank you so much, all the best.